हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, महत्व और उसकी सीमाएं। इसके पहले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी है और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। इसमें हम पढ़ाएंगे विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है हमारी व्यापक दृष्टिकोण। तो व्यापक दृष्टिकोण है, इसका दृष्टिकोण जो है वो व्यापक है, इसमें सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक व्यापक का अर्थ हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ से ही रिलेटेड। इसमें सूक्ष्म का अर्थ है कि इसमें एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। व्यापक मतलब समूहों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। और व्यापक का अर्थ ये होता है कि हम व्यापक का ही अर्थ होता है बड़ा। तो मतलब हम समूह का अध्ययन करेंगे या समूह का ही अध्ययन करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय ही लेते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन नहीं किया जाता है। या हम उत्पादन को देखें तो एक व्यक्ति के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसे हमें समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करेंगे, उसे हम किस में शामिल करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की पहली विशेषता क्या है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण होता है, एक व्यक्ति को हम ध्यान नहीं देते हैं या एक इकाई पर ध्यान नहीं देते, उसे ही हम सूक्ष्मचर कहते हैं। दूसरी विशेषता है व्यक्ति की अपेक्षा समूह का हित। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह का ध्यान अधिक रखा जाता है। आज के युग में विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में तात्पर्य है। नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हम ऐसी योजनाओं पर अधिक उपयोगी मानते हैं जिनके द्वारा अधिकतम लोगों का कल्याण किया जा सके। तो कहने का अर्थ इसमें यही है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास किया जाता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी विशेषता। अब हम देखेंगे तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है हमारी परस्पर निर्भरता। तो परस्पर निर्भरता का अर्थ है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तन का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं होता है, जबकि व्यापक मात्राएं परस्पर इतनी समृद्ध होती हैं कि एक में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव अन्य मात्राओं के साम्य स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक इकाई मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में परिवर्तन होने से उसका अन्य अर्थव्यवस्था पर मतलब हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गई अर्थशास्त्र की भाषा। अगर हम अपनी भाषा में समझें तो हम इसे, जैसे हम एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार में 10 लोग हैं। अगर एक व्यक्ति की नौकरी किसी कारण से जॉब चली जाती है तो उसका जो है घर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी 10 लोग जो हैं वो भी जॉब करने वाले ही हैं। तो वो नौकरी कर रहे हैं तो घर का खर्च चल रहा है, तो उसका हमारे परिवार पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर इन केस ये होता है कि सभी की नौकरी चली जाती है तो क्या होगा, घर में काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसका प्रभाव पड़ा तो पूरा समूह का अध्ययन हमने किया तो मतलब समूह की ही जॉब चली गई तो प्रभाव पड़ा, लेकिन व्यक्ति एक इकाई का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसे हम अर्थशास्त्र में समझते हैं कि एक इकाई मतलब एक व्यक्ति क्या उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन
जो पूरा समाज करेगा उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति की आय बहुत कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सभी की आय एकदम कम हो जाएगी, तो जब सभी की आय कम होगी तो माँग कम हो जाएगी, वस्तुओं की माँग कम होगी और वस्तुओं की माँग कम होने से क्या होता है? उत्पादन कम होता है, क्योंकि जब माँग होगी नहीं तो लोग उत्पादन करेंगे ही क्यों? जब उत्पादन नहीं होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं होगा, जब रोज़गार ही नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? एक खराब स्थिति आ जाएगी। तो आपको परस्पर निर्भरता समझ में आई होगी। अब हम आपको बताएँगे कि सम्मिश्र अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? तो सबसे पहला हमारा महत्व है आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार नीति, विकास सिद्धांत, सामान्य कीमत, मौद्रिक नीति जैसे विषयों का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है। सरकार व्यापक मात्राओं की सहायता से आर्थिक विकास की योजनाएं बनाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए बचत तथा विनियोग के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। आज अल्प विकसित देशों के सामने मुख्य समस्या विकास की है। अतः इन तमाम समस्याओं का समाधान व्यापक अर्थशास्त्र में ही खोजा जा सकता है। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि हम व्यापक अर्थशास्त्र में जो भी हमारी रोजगार की नीतियाँ हैं, कीमत सिद्धांत है, इनका अध्ययन करते हैं आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास की सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाएंगी, उत्पादन क्या होगा, क्या रोजगार होगा, ये सभी हम किस में अध्ययन करेंगे? व्यापक अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला महत्व। दूसरा महत्व है आर्थिक विकास का मापदंड। जब कभी हम दो या दो से अधिक देशों के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब वहाँ के लोगों का रहन सहन के स्तर का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकालते हैं वे उतने सही नहीं होते हैं। वे इतने सही नहीं होते हैं जितने की सही स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्मिश्र अर्थशास्त्र की सहायता ली जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई दो देश हैं उनकी हम तुलना कर रहे हैं, तो उस देश का रहन सहन, उन देश के जो लोग हैं उनका रहन सहन का स्तर देखेंगे, तो उससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो उतने सही उस तरीके से हम तुलना नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार देखकर कौन सा देश कितना आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। अब हम देखेंगे दूसरी विशेषता। जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक वर्तमान समय में आर्थिक प्रणाली जटिल हो चुकी है। आर्थिक तत्वों की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अधिक उपयोगी है। तो ये हो गई हमारी समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। अब हम देखेंगे सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहली सीमा है निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। प्रायः व्यापक मात्राओं का विश्लेषण कर प्राप्त होने वाली नीतियाँ सही नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए सामान्य कीमत सूचांक को स्थिर देखकर यह कहना गलत है कि कीमत स्तर स्थिर है, क्योंकि कुछ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने तथा अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी से सामान्य कीमत स्तर तो स्थिर मालूम पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सामान्य कीमत स्तर है वो अगर स्थिर है तो उसे हम ये मतलब उसे देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो कीमत स्तर है वो स्थिर है। क्योंकि जैसे एक हम साधारण एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास में 100 रुपये हैं, तो हमें 5 पेन खरीदने हैं 10 रुपये वाले, और 5 पेंसिल खरीदनी है 10 रुपये वाली, और बाय चांस
जो पेन के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। जो पेन 10 रुपए का था वो 15 रुपए का हो जाता है, लेकिन जो पेंसिल है उसके रेट जो हैं वो घट जाते। जो 10 रुपए की पेंसिल थी वो 5 रुपए की पेंसिल हो जाती। तो हमने, मेरे पास 100 रुपए थे तो हमने 5 पेन खरीदे और 5 पेंसिल खरीदी। तो क्या हुआ, हमारे ओवल और जो रुपए थे 100, वो तो 100 रुपए ही है और हमें जितना सामान खरीदना था वो सामान भी हमें मिल गया है। लेकिन हुआ क्या, पेन के रेट में वृद्धि हो गई है और पेंसिल के रेट में कमी हो गई है। तो हमारा जो कीमत स्तर है वो तो स्थिर ही है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ व्यक्ति ने जो वस्तु का उत्पादन किया था उस वस्तु की कीमत कम हो गई है। तो हम ये समूह को देखकर नहीं कह सकते हैं कि मतलब कीमत स्तर स्थिर है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तुओं की कीमतें थी वो स्थिर थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट्स है हमारा व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व न देना। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा जो भी किया जा रहा है उसे समष्टि अर्थशास्त्र में हम शामिल नहीं करते हैं। समूहों के द्वारा जो किया जाता है उसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, सामूहिक मात्राएं व्यक्तिगत मात्राओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था का एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकता है। उदाहरण देखते हैं, कुल मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन बढ़ेगा, परंतु कुछ फर्में ऐसी भी होंगी जिनकी लागत व उत्पादन घट बढ़ सकता है। इसी प्रकार आय स्तर के बढ़ जाने से कुछ वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है तो कुछ वस्तुओं का उपभोग घटता है। जिनका उपभोग कम होता है उनका उत्पादन घटता है और जिनका उपभोग बढ़ता है उनका उत्पादन बढ़ाया जाता है। ऐसी भिन्नताओं के कारण सामूहिक अध्ययन व्यक्तिगत मात्राओं का सही चित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। तो आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। ये कुछ कुछ पहले वाले पॉइंट्स से हमारा रिलेटेड है। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं समझ में आया है तो उसे कमेंट्स करें और अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियोस पढ़ सकें और उन्हें भी कुछ ना समझ में आए तो वो भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।